खलील रहमान कमर साहब ही कहते हैं कि जब मैं उसके घर पहुंचता हूं, जब उसने मुझे अपना लोकेशन भेजा था, बैरियर टाउन के लोकेशन होता है, उसकी 12 बजे कॉल आई थी और मुझे कहने लगी कि मैं इंग्लैंड से आई हूं, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूं। 15 तारीख का ये वाक़या। वो कहते हैं कि जनाब जब मैं उस घर के अंदर जाके पहुंचता हूं तो 4:40 पर घर में ना नॉक होती है, दरवाजे पर नॉक होती है। अब मैं पूछता हूं कि इतनी रात को यहाँ पर कौन आया होगा? तो कहती जनाब डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी करने के लिए आए। लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलती हैं तो 7 से 8 लोग होते हैं जिनके पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। 21 तारीख़ है आज, 21 जुलाई जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आज इतवार के दिन सबसे बड़ी खबर यह है कि खलील रहमान कमर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन उनको अगवा किसने किया। अगवा के बाद जब वो अपने घर आते हैं, उन्हें बताते हैं कि जनाब उन पर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। पहली बार अपने अगवा के बाद खलील रहमान ने जो गुफ्तगू की है आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक दो लोग नहीं थे, एक खातून ज़रूर थी, उनका नाम भी उन्होंने बताया, और साथ साथ उन्होंने भी बताया कि अगर मैं इनको दोबारा देखूंगा तो बड़ी आसानी से पहचान लूंगा। लेकिन कौन वो लोग थे जो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी तक इनको घुमाते रहे, इनसे पैसे लिए, इनसे तकरीबन 1.5 लाख रुपए का इनका फ़ोन ले लिया, iPhone 11 इनके पास मौजूद है। क्या सारी कहानी हुई आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूं जनाब। जो FIR है वो भी मेरे पास मौजूद है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जनाब हुआ क्या। जनाब 15/7/2024 यानी 15 जुलाई को तकरीबन रात 12 बजे के करीब मुझे नामालूम नंबर से कॉल आ रही थी। जब मैंने नंबर उठाया तो उसने अपना नाम, यानी सामने जो कॉल मुझे कर रहा था, उसने अपना नाम आमना उरूज बताया और कहने लगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इंग्लैंड से आई हूँ, आपके साथ ड्रामा बनाना चाहती हूँ और मुझे अपने बैरियर टाउन की लोकेशन सेंड कर दी। वो बैरियर टाउन में उस वक्त होगी तो उसने वहाँ की लोकेशन इनको सेंड कर दी। मैं थोड़ी देर बाद तकरीबन 4:40 पर पहुंचा तो आमना उरूज मुझे कमरे में बिठाया उन्होंने, और इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। तो आमना उरूज बोली कि कोई डिलीवरी बॉय है और डिलीवरी देने के लिए आया होगा, और दरवाज़ा खोलने के लिए वो जाती है तो तकरीबन 7 के करीब लोग जदीद असलहे सलेस अंदर दाखिल होते हैं, जिन्होंने मेरे हाथ खड़े करवा कर मुझसे तलाशी लेना शुरू कर दी। मेरा पर्स ले लिया जिसमें तकरीबन 6,000 रुपये, ATM कार्ड, बैंक हबीब का शनाख्ती कार्ड और वगैरह मौजूद था। मेरा मोबाइल iPhone 11 जिसकी मालियत 1,50,000 रुपये है, जिसमें सिम नंबर डैश डैश डैश, मैं उनका नंबर यहाँ पर नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने अपना नंबर यहाँ पर लिख दिया है कि वो चल रही थी, और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कॉपी असलहे के ज़ोर पर मुझसे छीन ली। मुझसे ज़बरदस्ती मेरा फ़ोन का पासवर्ड लिया और फ़ोन का डाटा अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लिया, और उसके बाद मुझे बुरी तरह से ज़दोकोब करने लगे। इस दौरान उनमें से एक मेरा जो ATM कार्ड था उसका पिन लेके चला गया और गन पॉइंट से मुझे कहा कि इसका पासवर्ड दो। फिर उसके बाद वो करीबी बैंक में गए, वहाँ की ATM मशीन से 2 लाख रुपए और 2,43,000 रुपये निकलवाए और कहा कि तुम्हें मार देने का हुक्म है। साथ ही 1 करोड़ रुपए का मुतालबा करने लगे। मैंने बताया कि मेरे पास इतने पैसे ना हैं। इस दौरान ये 7 लोग, जिसमें 7 मर्द और 1 औरत, मुझे अगवा किया और फ्लैट से नीचे ले आए, जहां पर मजीद 5 जो कि मर्द थे वहां पर मौजूद, 5 मुसल्लह अफराद खड़े थे, जिन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला और किसी नामालूम जगह की तरफ निकल पड़े। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, रकम का मुतालबा करते रहे। कुछ देर बाद किसी नामालूम जगह पर मुझे गाड़ी से उतारा, जहां पर इर्द गिर्द जो लोग मौजूद थे, मुसल्लह अफराद थे वो, और मुझे सड़क के किनारे बिठाया। तकरीबन 2 गाड़ियों में कुछ लोग आए और फिर मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर किसी नामालूम जगह पर ले गए। यानी एक गाड़ी में आए, फिर दूसरी गाड़ी में, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर ट्रांसफ़र करते रहे। इसी दौरान जो शख्स गाड़ी चला रहा था उसने मेरी घड़ी, जो कि मालियत 1 लाख रुपए की थी, वो उतरवा ली। मुझे गाड़ी से नीचे उतार कर जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, और फिर मुझे कहा कि अब कलमा पढ़ लो, और उसके बाद मेरे पाँव पर बाकायदा फायरिंग की। खुशकिस्मती से मैं बच गया, और उसके बाद मुझसे रकम का मुतालबा करने लगे, तकाजा करने लगे। मैंने कहा कि मुझे मेरा मोबाइल मुझे दे दीजिए, मैं किसी रिश्तेदार से या दोस्त से बंदोबस्त करवाता हूँ। उन्होंने जब मुझे मेरा मोबाइल दिया तो मैंने हफीज़ नामी दोस्त को कॉल मिलाई और उससे कहा कि जनाब मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, जिसने 15 से 20 मिनट बाद मुझे दोबारा कॉल की, क्योंकि उसने कॉल सुनी होगी, उसके बाद कॉल काट दी होगी। 15 से 20 मिनट बाद मुझे कॉल करके बताया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर वो लोग फिर मुझे मारने लगे।
اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر گاڑی میں لے کر نکل پڑے. تقریباً 15-20 منٹ بعد کسی ویران جگہ پر مجھے گاڑی سے اتار کر دھکا دیا اور خود فرار ہو گئے. ان تمام اشخاص کو سامنے آنے پر پہچان سکتا ہوں. میرے ساتھ سخت زیادتی ہوئی ہے. ان کو گرفتار کر کے مجھے میرا سامان واپس دلایا جائے اور لوگوں کو یہ لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ وہ بیان ہے جو کہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے پہلی بار اپنی پولیس کو بیان میں جو ایف آئی آر میں درج کرایا، اور ساتھ ساتھ وہ پہلے اس چیز کو پرسیو کرنا نہیں چاہ رہے تھے. میں نے سنا ہے کہ جناب وہ پہلے اس چیز کو پرسیو نہیں کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جناب میں نے ان کے ظاہر سی بات ہے سب کے لنکس ہوتے ہیں، سب کے تعلقات ہوتے ہیں. انہوں نے ایک سینئر آفیسر کو فون کر کے تمام چیزیں بتا دی تھیں، لیکن ان کے اصرار کرنے پر باقاعدہ انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جن خاتون کا ذکر کیا گیا نا، آمنہ عروج، جن کے بارے میں بتایا گیا کہ جناب یہ مجھ سے رابطہ کر رہی تھی، آمنہ عروج کو حراست میں لیا گیا ہے. ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں، مجھے کنفرمیشن کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ مختلف اطلاعات نکل کر سامنے آ رہی ہیں. جو اس میں سب سے زیادہ متاثر ہے وہ خلیل الرحمان قمر صاحب ہی ہیں. اوبویسلی جب تک وہ سامنے آ کے نہیں بیان کریں گے تب تک چیزوں کا اندازہ نہیں ہو پائے گا. لیکن جو ایف آئی آر میں انہوں نے لکھوایا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ جناب ان کو کیونکہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، زد و کوب کیا گیا، تو اس وقت ابھی ان کی حالت نہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر دونوں طریقے سے وہ ابھی تک مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہے. اور امید کرتے ہیں کہ جناب جیسی میری دل سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا کرے، ان کو فوری طور پر یہ جو ان کے ساتھ ایک ٹراما ہوا ہے، ایک اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اس سے نکلنے میں ان کی مدد کر سکے. اور جیسے ہی وہ باہر آئیں گے اوبویسلی وہ اس والے سے بات کریں گے کیونکہ کھل کے بات کرنے کا وہ شوق رکھتے ہیں، برملا اظہار کرتے ہیں اپنی رائے کا، چاہے وہ کسی ایکٹریس کے بارے میں ہو، چاہے وہ کسی اور کے بارے میں ہو، لیکن اپنی رائے کا وہ کھل کے اظہار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا میری نظر میں نہیں ہونا چاہتا، لیکن اس سے کئی سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں. رات 12 بجے کال آ رہی ہے، آپ نے چلے ریسیو کر لی، پھر آپ ملنے کے لیے چلے گئے. یہ بھی کچھ لوگ سوال اس پر اٹھا رہے ہیں کہ یار یہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ آپ ملنے چلے گئے بنا جان پہچان کے. کیونکہ اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ایک ٹرسٹ لیول ہوتا ہے کہ آپ جس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اس پر آپ کا ٹرسٹ ہے یا نہیں، آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں. اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.